दिन दोस्तों, महेश्वरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 10 PYQs की प्रैक्टिस करेंगे जो कि JSSC PGT इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हम इसको विद कॉन्सेप्ट से समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो उस पर बेस्ड हम लोग आज 10 PYQs करने वाले हैं। ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। PCS के एग्ज़ाम्स में या PGT का एग्ज़ाम जो स्टेट PGT होता है ना, जैसे UP PGT, MP PGT और अदर स्टेट्स के भी क्वेश्चन सब मिले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि मूल्य विभेदीकरण में मूल्य उस बाजार में उच्च होगा जहां मांग है। ए कम लोचशील, बी अधिक लोचशील, सी एकीक लोचशील और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मूल्य विभेदीकरण जो होता है, जिसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या है कि मूल्य उस बाजार में, किस मार्केट में जो है वो प्राइस ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर मांग क्या है, मांग कम लोचशील होगी, कम लोचशील होगी, अधिक लोचशील होगी, एकीक लोचशील होगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कम लोचशील। ठीक है, जिस मार्केट में मांग जो है ना, बाजार मांग जो है वो कम लोचशील होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, उस बाजार में क्या होगा, वो प्राइस ज़्यादा रहेगा, उच्च रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जब कम लोचशील का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है और उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसका डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। मीन्स कि वो एक तरह से एक इसेंशियल गुड्स है, मतलब उसका वो चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, जैसे नमक है, नमक कितना भी महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे, उसको परचेज़ करेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा प्राइस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो उस तरह की जो भी वस्तुएँ होती है ना, वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस मार्केट में क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अधिक लोचशील वाला मार्केट में क्यों नहीं होगा? देखिए, जिस प्रोडक्ट का जिस भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो बढ़ने से उसका डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, एक एक लोचशील का मीनिंग क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, जिस दर से प्राइस में चेंज आ रहा है, उसी दर से, उसी रेट से क्या हो रहा है, उसका मांग में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोचशीलता जो होती है, जो इलास्टिसिटी है, वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बाजार में प्राइस को ऊँचे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कम लोचशील। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है। ए प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु, बी लाभ अधिकतम करने हेतु, सी बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु और डी न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त करने हेतु। देखिए, बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति का मीनिंग क्या हुआ कि प्राइस को एकदम कम कर देना। ठीक है, क्या होता है कि जो मार्केट होता है ना, मार्केट में बहुत समय क्या होता है कि लोग जैसे आप देखेंगे कि कोई कोई सामान, मतलब कॉम्पिटिटर जो होते हैं ना, आपस में एक दूसरे को मार्केट से बाहर निकालने के लिए, देखिए हर जगह मार्केट में तो कंपटीशन होता है। जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि उसका सारा प्रोडक्ट बिके, दूसरा भी वही चाहता है। मान लीजिए आप मार्केट में गए तो वहाँ पर एक ही सामान को आपने देखा कि 4 दुकानों में मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता दर पे मिलेगा आप वहीं से परचेज़ करेंगे। इसमें क्या होता है ना कि जो कंपटीटर होते हैं वो अपने कंपटीटर को, कि उन्हीं का सिर्फ प्रोडक्ट बिके मार्केट में, वो क्या करते हैं, प्राइस को बहुत कम कर देते हैं। प्राइस बहुत कम होने से क्या होता है कि सारे कंज्यूमर जो हैं वो उनके पास चले जाएंगे, और जब कंज्यूमर उनके पास चले जाएंगे तो दूसरा जो कंज्यूमर है उसको नुकसान हो जाएगा, दूसरा जो प्रोड्यूसर है उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्राइस को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, ताकि उनके जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो कंपटीटर है, उनको वो उस बिजनेस से बाहर निकाला जा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु, ठीक है। बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा कि इसका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत क्यों है, देखिए कि लाभ अधिकतम करने हेतु। कभी भी आप अगर बहुत सस्ते में कोई अगर प्रोड्यूसर है और प्राइस बिल्कुल कम कर देता है तो उसको तो नुकसान हो जाएगा ना, यहाँ पे लाभ अधिकतम तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु। देखिए कोई भी मार्केट होता है तो वहाँ पे कंपटीटर ज़्यादा आए, ये कोई भी नहीं चाहता है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हुए देखोगे, कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसका कंपटीटर ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे ये सी ऑप्शन नहीं होगा कि बाजार में बाहरियों को बढ़ावा देने हेतु। अब ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। डी क्या है, न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त करने हेतु। ये तो बिल्कुल गलत है कि न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त करने हेतु मीन्स कि जो मिनिमम कॉस्ट कैसे लगेगा, ठीक है। आपका प्रोडक्शन में जितना जो खर्च आना है वो तो खर्च आ रहा है, और अगर आप प्राइस कम कर देंगे, प्राइस और कम कर दीजिएगा तो आपको नुकसान ही होगा। तो आप कैसे न्यूनतम लागत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बेहद सस्ती कीमत निर्धारण नीति बनाई गई है प्रतिस्पर्धी को कारोबार से बाहर निकालने हेतु। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बढ़िया उदाहरण इनमें से कौन सा है। ए हीरे, बी कृषि, सी एथलेटिक और डी मृदु पेय। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही होगा कि मृदु पेय। मृदु पेय मीन्स क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि देखिए परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट मीन्स क्या होता है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और ये जो मृदु पेय मतलब क्या हो गया कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं ना, जैसे पेप्सी है, कोला है आपका, फिर उसके बाद मिरिंडा है और माजा है, इस तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, ये क्या होता है ना कि देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर अगर चाहेगा, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कि मान लीजिए अगर पेप्सी का रेट ज़्यादा है या तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है ना। लेकिन हीरा का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या, या कृषि प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या। एथलेटिक तो बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, मृदु पेय, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित रहता है। देखिए उपभोक्ता अतिरेक क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं कि जो उपभोक्ता जो पे करना चाहता है और एक्चुअल में जितना पे करता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता अतिरेक। मीन्स कि मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है, वो मार्केट जाता है और वो 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, 100 रुपया वो खर्च करने के लिए तैयार है कि 100 रुपया का वो उसको मान लीजिए XYZ कोई भी वस्तु चाहिए, उसके लिए वो 100 रुपया मार्केट लेके गया है। वो डिटरमाइन है मेंटली कि भाई हमको 100 रुपया में वो प्रोडक्ट मिलेगा, हम ले लेंगे। अब उसको वो प्रोडक्ट जो है वो 90 रुपीज़ में मिल जाता है। तो ये जो 10 रुपया जो ये अंतर आया ना, एक्चुअल में वो कितना पे किया और वो कितना सोच के कितना गया था, तो दोनों का ये जो अंतर होता है उसी को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता अतिरेक या कंज्यूमर सरप्लस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो नहीं होता, बिल्कुल मतलब अनुपस्थित रहता है। तो वो किस श्रेणी का विभेदीकरण, मूल्य विभेदीकरण होता है, उसमें अनुपस्थित रहता है। देखिए मूल्य विभेदीकरण जो होता है ना, वो एकाधिकार मार्केट में पाया जाता है, मोनोपोली मार्केट में पाया जाता है। ये 3 तरह के, इसके 3 डिग्रीज होती हैं। एक फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि बोल रहा है कि मूल्य विभेदीकरण जो है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरिक्त अनुपस्थित रहता है। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता। तो ये किस में होता है, देखिए ऑप्शन है ए प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, बी द्वितीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, सी तृतीय श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण और डी उक्त सभी। देखिए इसमें से क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण। जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, वहाँ पर उपभोक्ता अतिरेक बिल्कुल अनुपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये
ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये क्या है, ये डेड वेट लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कंज्यूमर, ये जो है यहाँ पे P1, ये P2, ये P3, ठीक है, और इधर क्वांटिटी है, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, ये इसका फ़ायदा ना तो कंज्यूमर को मिलता है और ना ही प्रोड्यूसर को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको डेड वेट लॉस बोला जाता है, और ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में पाया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर उपभोक्ता अतिरेक क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि हर कंज्यूमर से जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित रहता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक उपभोक्ता से संरक्षित कीमत या रिजर्वेशन प्राइस लेने की प्रथा क्या है। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए चरम भार कीमत निर्धारण, बी अंतःकालिक कीमत विभेदीकरण, सी प्रथम कोटि का कीमत निर्धारण, और डी तृतीय कोटि का कीमत निर्धारण। देखिए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये मूल्य विभेदीकरण, उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थिति, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण होता है ना, उसमें ये जो कंज्यूमर का जो सरप्लस नहीं होता है, और वो जो प्रोड्यूसर जो है वो सबसे अलग अलग प्राइस जो चार्ज करता है, इसी को क्या बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है रिजर्वेशन प्राइस, रिजर्वेशन प्राइस या संरक्षित कीमत, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको संरक्षित कीमत लेने की जो प्रथा होती है उसको क्या बोला जाता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रथम कोटि का कीमत निर्धारण। ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, रिजर्वेशन प्राइस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि अल्पाधिकार बाजार मीन्स की ओलिगोपोली के लिए क्या एक सही है। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से ओलिगोपोली मार्केट के लिए क्या सही है, हम लोगों को सही चूज़ करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि उत्पादकों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता, बी प्रत्येक विक्रेता कीमत नेता होता है, सी प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, एंड डी अनेक समझौते किए जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सब गलत ऑप्शन में हमको सही चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि उत्पादकों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कि अल्पाधिकार बाजार जो होता है, ओलिगोपोली होता है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे समझौते किए जाते हैं, ठीक है। आपस में एक कार्टेल बनाया जाता है, और उसमें जो डिसीजन लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत मतलब कुछ समझौते किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक विक्रेता कीमत नेता होता है, नहीं, ये भी ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, प्रत्येक फर्म प्रबल फर्म होती है, सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, अनेक समझौते किए जाते हैं, हाँ ये सही है। क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, समझौता किया जाता है, कार्टेल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो एक ही तरह का जो उत्पाद होता है उसको बेचते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए इसका आंसर, एक मिनट, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रेताधिकार या मोनोपोली वह बाजार स्थिति है जहां होते हैं ए एक क्रेता और एक विक्रेता, बी एक क्रेता और अनेक विक्रेता, सी अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता, एंड डी अनेक क्रेता और एक विक्रेता। देखिए इसका क्या ऑप्शन होगा, पहले समझते हैं कि मोनोपोली होता क्या है। मोनोपोली जो होता है ना, वो इम्परफेक्ट मार्केट का ही एक रूप है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, क्रेताधिकार, इसमें क्या होता है ना कि एक क्रेता होता है, ठीक है, एक ही क्रेता होता है और अनेक विक्रेता होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, कि एक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि देखिए, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो बेचने वाले बहुत होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए कि 5 जो है वो एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लेकिन जो बायर्स होता है ना, बायर जो है वो एक ही है। ठीक है, ये इससे भी खरीद सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। यहाँ पे क्या होता है कि आपका मान लीजिए कोई सामान, ये देखिए 5 मार्केट में 5 सेलर्स हैं और ये एक बायर है। ठीक है, पूरा मार्केट पे इसका इसका मोनोपोली होता है, मीन्स कि इसका पावर, मार्केट पावर इसके पास ज़्यादा होता है, ये डिसीजन मेकर होता है, समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, ये 60 रुपीज़ में दे रहा है, ये 70 में दे रहा है, ये 80 में दे रहा है, ये 90 में दे रहा है, ये 100 में दे रहा है। अब ये क्या करेगा, ये बायर जो है, ये क्या करेगा, ये देखेगा, कंपेयर करेगा और ये क्या करेगा, ये इससे प्रोडक्ट लेगा, लेकिन इससे भी यूं ही 60 में नहीं ले लेगा, बोलेगा भैया और दाम कमा दो। क्यों बोलेगा, क्योंकि चूंकि ये अकेला खरीदने वाला है और बेचने वाले इतने सारे लोग हैं, तो अगर ये इसके पास क्या हो जाता है, बार्गेनिंग पावर आ जाती है। ठीक है, ये इससे बार्गेनिंग कर सकता है और इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इसको प्राइस कम करके देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं बेचेगा तो इसके पास तो और भी यहाँ पे सेलर्स हैं, तो वो किसी से भी खरीद सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में बार्गेनिंग पावर होती है। ठीक है, और एक क्रेता होता है और अनेक विक्रेता होते हैं। एक क्रेता और एक विक्रेता, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सी क्या है, अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता, ये तो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में है, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या है, अनेक क्रेता और एक विक्रेता। एक विक्रेता किस में होता है, ये मोनोपोली मार्केट का लक्षण है ना। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक क्रेता और अनेक विक्रेता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की मान्यता नहीं है, एजम्पशंस नहीं है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है कंज्यूमर थ्योरी जो है, उसका सिद्धांत नहीं, उसका एजम्पशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए उपभोक्ता विवेकशील है। बी उपभोक्ता अपनी रुचियों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है। सी उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है। डी प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है, उपभोक्ता विवेकशील होता है। देखिए ये इसकी मान्यता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि नहीं है, मान्यता नहीं है। इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा। बहुत समय क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं और जहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव आंसर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है पेपर में, और आपको अच्छे से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है और उसके बाद ऑप्शन को देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है और उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो गलत होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए पहला क्या है ऑप्शन, उपभोक्ता विवेकशील होता है। हाँ, कंज्यूमर रेशनल होता है, ये सब माना गया है कि भाई वो क्या करता है, समझदारी से डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको खरीदना है, कौन सा नहीं लेना है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला ऑप्शन जो है, पहला वाला ए ऑप्शन उपभोक्ता विवेकशील है, ये तो सही है, ये होगा। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन उपभोक्ता अपनी रुचियों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, ये भी सही है बिल्कुल, कि जो भी कंज्यूमर होता है वो अपने टेस्ट से के हिसाब से वो प्रेफरेंस देता है, कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, उसको क्या पसंद है नापसंद है, वो उसका सब सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है। वो कभी भी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, वो क्या होता है, वो अपना देखेगा कि भाई मुझे किस चीज़ में रुचि है। आपको जो चीज़ पसंद है वो आप मार्केट से जाओगे खरीदने के लिए, नहीं जाओगे। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन भी सही है, ये भी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की एक मान्यता है, एक एजम्पशन है, तो ये भी बी ऑप्शन भी सही है। अब सी ऑप्शन क्या बोलता है, देखिए सी ऑप्शन बोल रहा है कि उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना उपभोक्ता का, कंज्यूमर का, वो हमेशा वो अपना अधिकतम करना चाहता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया में आप जाएंगे तो आप सोचेंगे मार्केट में कि हम क्या ऐसा प्रोडक्ट लें, कितना लें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है,
ऐसा तो नहीं है ना, जितना आपके पास में प्राइस होगा, जितना आपके पास में पैसा होगा, तो आप उसका उतने अच्छे से, उतने एफिशिएंटली आप उसका यूटिलाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो कंज्यूमर को विवेकशील बोला गया है, रेशनल बोला गया है, ठीक है ना। तो ये जो है उपभोक्ता जो है अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है, ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो अब उसके बाद क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा जो ये आंसर है, ये कौन सा आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत की मान्यता नहीं है। कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है, ए ऑप्शन है ए जो प्रकृति प्रदत्त है, बी जिसमें अधिक पूंजी की मात्रा की आवश्यकता हो, सी जब केवल एक उत्पादन करता हो, एंड डी जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वाभाविक एकाधिकार वह एकाधिकार है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं एक एक करके ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। देखिए स्वाभाविक एकाधिकार क्या होता है, स्वाभाविक मतलब क्या होता है, स्वतः हो जाता है एकाधिकार, मार्केट पे उसका एकाधिकार अपने आप ही स्थापित हो जाता है। कैसे होगा ये, सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन जो दिया कि जो प्रकृति प्रदत्त है, भाई स्वाभाविक है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज़ प्राकृतिक रूप से हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। ये ए ऑप्शन जो है ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि जिसमें अधिक पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होती है। अरे भाई जब ज़्यादा पूंजी लग रहा है तब वहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन ही बंद कर देगा ना, बहुत ज़्यादा पूंजी लगा करके आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोड्यूसर भी तो रैशनल होता है, प्रोड्यूसर भी तो समझदार होता है कि वो बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं, कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, बेनिफिट लेना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक पूंजी की मात्रा लगाना, जहाँ पे अधिक पूंजी की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि जब केवल एक उत्पादन करता हो। ये तो मोनोपोली मार्केट है, ठीक है, ये मोनोपोली मार्केट है कि उत्पादन करता एक है, एक ही प्रोड्यूसर है। लेकिन यहाँ पे तो स्वाभाविक एकाधिकार की बात नहीं हो रही है। स्वाभाविक एकाधिकार कब कहेंगे, स्वाभाविक एकाधिकार तब आता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कि जब क्या है, जब उत्पादन बढ़ने के साथ औसत लागत घटती है। देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखिए जब प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा और औसत लागत एवरेज कॉस्ट कम हो रही है। जब एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, जब कॉस्टिंग कमेगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ा देगा, ज़्यादा उत्पादन करेगा, तो वो मार्केट में ज़्यादा बड़ा ग्रुप को क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर 10 दुकान है, 10 दुकान मार्केट में है और एक ही सामान को बेच रहा है, वहाँ पर कोई एक ऐसा कोई दुकानदार है जो कि बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा है, उसको खर्च कम पड़ रहा है, कम कॉस्टिंग पड़ रही है उसको, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को वो सप्लाई दे पा रहा है, ठीक है। तो सप्लाई ज़्यादा देगा तो क्या होगा, स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा कि पूरे मार्केट में जब प्रोडक्ट उसके पास ज़्यादा है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा कंज्यूमर जाएगा, तो उसका स्वतः स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, मोनोपोली वहाँ पे स्थापित हो जाएगी ना, उसका एकाधिकार हो जाएगा मार्केट पे, है ना, कि सब लोग उसी से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब उत्पादन बढ़ने के साथ, उत्पादन भी बढ़ रहा है और एवरेज कॉस्टिंग घट रही है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, तब ये स्थिति जो होती है इसको क्या बोला जाता है, स्वाभाविक एकाधिकार, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा,
तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ और ये एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही क्वेश्चंस को करवाती हूँ और मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेती हूँ जो कि आने की संभावना है, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए देखते हैं आज का लास्ट जो क्वेश्चन है क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्मों द्वारा किया जाता है तो बाजार की यह स्थिति क्या कहलाती है? ए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, बी अल्पाधिकार, सी द्वैधिकार और डी विभेदीकरण एकाधिकार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी अल्पाधिकार, ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का संपूर्ण उत्पादन कुछ बड़ी फर्मों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली जो मार्केट होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, समरूप या विभेदीकृत वस्तुएं फर्मों द्वारा बेची जाती है। मीन्स कि समरूप या समान उत्पाद, जैसे कि मान लीजिए कि पेस्ट है, तो पेस्ट अलग अलग कंपनी के पेस्ट हैं, ठीक है, कोई कोलगेट है, पतंजलि का है, उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसको, क्लोजअप है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, सेंसोडाइन है। तो ये सब क्या है, सभी तो पेस्ट ही है, सभी ब्रश करने के काम में ही आते हैं, लेकिन सबका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट तो सारा सेम ही है ना, सब तो वही काम करता है। इसी तरह से साबुन है, अलग अलग ब्रांड के साबुन होते हैं। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, जो क्या होता है, समरूप है, समान है, और ये इनका जो प्रोडक्शन होता है ये कुछ बड़ी फर्मों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है इसी को क्या बोला जाता है, अल्पाधिकार बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि बाजार में कुछ बड़े फर्म होते हैं, उनके द्वारा जो है संपूर्ण उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर एक कार्टेल बना लिया जाता है और उसके अंतर्गत क्या होता है, एक समझौते के तहत सभी एक तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपटीशन होता है अच्छा खासा इस तरह के मार्केट में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्पाधिकार, ठीक है, अल्पाधिकार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।